नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में। क्या होता है ये जानेंगे इसके बारे में, तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि जिस तरह की वीडियो हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहे, कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता क्या है। दोस्तों, जब भी आप किसी बीमारी के लिए एडमिट होते हैं या फिर किसी बीमारी के लिए इलाज कराते हैं हॉस्पिटल से, और उस बीमारी का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी पास कर देती है, कंपनी इसका जो क्लेम होता है उसको अप्रूव कर देती है। तो अगर कंपनी इसे अप्रूव करती है तो अप्रूव करने के बाद जो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है वो मिलता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का। जिस बीमारी के लिए आप एडमिट हो रहे हैं, अब मान लीजिए आप इन पेशेंट केयर में एडमिट हो रहे हैं, आपको बुखार आ गया, आप चले गए, आप एडमिट हो गए। मान लीजिए आप स्टोन के लिए एडमिट हो रहे हैं, मान लीजिए आप डेंगू के लिए एडमिट हो रहे हैं, लेकिन डेंगू के लिए आप दवाइयाँ खा रहे हैं पिछले 4 दिन से 5 दिन से, आप मेडिकल टेस्ट करा रहे हैं, या फिर किसी और बीमारी के लिए आप इन पेशेंट केयर में एडमिट हो रहे हैं, या फिर डे केयर में कोई आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जैसे कि मान लीजिए आयुर्वेदिक आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते लेकिन घर पर ही डॉक्टर आके आपका इलाज कर रहे हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट, कोई रोबोटिक सर्जरी करा रहे हैं उस कंडीशन में, मैटरनिटी के केस में, या फिर ऑर्गन डोनेट करते हैं उस कंडीशन में, कंपनी आपका जो खर्चा होता है, जो कंपनी आपको वहाँ पर अप्रूवल दे रही है हॉस्पिटल में, वो तो कंपनी आपको देती है। जिस बीमारी के लिए आप एडमिट हो रहे हैं, जिस बीमारी के लिए आप इलाज करा रहे हैं, उससे पहले के खर्चे उसको बोलेंगे हम प्री हॉस्पिटलाइजेशन, और उसके जो बाद के होंगे, जो डिस्चार्ज होने के बाद जो खर्चे होंगे उसको बोलेंगे हम पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो दोस्तों, यही मतलब होता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का। मतलब जिस बीमारी का आप इलाज करा रहे हैं उस बीमारी के लिए पहले एडमिट होने से पहले के जो खर्चे होंगे वो, और डिस्चार्ज होने के बाद जो खर्चे होंगे, उन सारे खर्चों को कंपनी उठाएगी। और जो भी आपका खर्चा होगा, चाहे वो मेडिकल टेस्ट का हो, चाहे वो यूरिन टेस्ट का हो, चाहे ब्लड टेस्ट का, कोई भी खर्चा हो, वो कंपनी आपको वहाँ पर आपको उसको पे करेगी। अब ये समझते हैं कि कंपनी आपको कितने दिन का वहाँ पर पेमेंट, कितना दिन का वहाँ पर जो पैसा होता है वहाँ पर आपको देती है। तो ये प्लान के हिसाब से अलग अलग है, सभी कंपनियों में प्लान अलग अलग होते हैं। आपको अपने एजेंट से बात करनी होगी कि आपकी पॉलिसी में प्री हॉस्पिटलाइजेशन की लिमिट कितनी है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की लिमिट कितनी है। अब जो प्री में जो लिमिट जनरली आती है इंश्योरेंस कंपनियों में, वो आती है 30 दिन की। मतलब जिस बीमारी के लिए आप एडमिट हुए हैं उससे पहले के 30 दिन के खर्चे, या फिर 60 दिन की, या फिर 90 दिन की। ये प्लान के हिसाब से अलग अलग होता है, सभी प्लान्स में अलग अलग होगा। किसी प्लान में 30 दिन का होगा, किसी में 60 दिन का, किसी में 90 दिन का। तो अगर आप किसी बीमारी के लिए एडमिट हो रहे हैं, या फिर इन चीज़ों में से किसी चीज़ का इलाज करा रहे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट इनमें से अगर लेते हैं, तो उससे एडमिट होने से पहले के, अगर कंपनी उसको क्लेम को अप्रूव करती है, तो अगर मान लीजिए कंपनी ने क्लेम को रिजेक्ट कर दिया, तो फिर आपको ये प्री एंड पोस्ट जो खर्चे होते हैं ये आपको नहीं मिलने वाले हैं। आपको तभी मिलेंगे जब कंपनी इसको अप्रूव करेगी, चाहे वो कैशलेस में अप्रूव करे, चाहे वो रिइंबर्समेंट में अप्रूव करे। कंपनी आपको अप्रूव कर देगी, उसके बाद ही ये प्री एंड पोस्ट का जो आपका एक्सपेंस होता है, ये आपका एक्टिवेट, जो आपका जो फीचर है ये एक्टिवेट होता है, उसके बाद ही आपको ये पैसा आपको मिलता है। तो शुरुआत के 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, मतलब प्री में ये दिन आपको मिलेंगे, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में आपको 60 दिन, 90 दिन और 180 दिन के लिए आपको लिमिट मिलती है। ये डिपेंड करेगा सब कुछ प्लान के ऊपर। किसी में 30 और 60 दिन की मिलेगी, 30 दिन की प्री में मिलेगी, 60 दिन की पोस्ट में मिलेगी। कहीं आपको 60 और 90 दिन की मिलेगी, कहीं आपको 90, 180 दिन की मिलेगी, या फिर कहीं आपको 60 या फिर 180 दिन की लिमिट मिलेगी। तो ये डिपेंड करेगा प्लान के ऊपर। सभी कंपनीज के प्लान अलग अलग हैं, सभी कंपनी में जो लिमिट है वो अलग अलग है। तो ये आपको चेक करना है, जब आप पॉलिसी लेते हैं उस टाइम पर आपको चेक करना है कि आपकी पॉलिसी में क्या लिमिट यहाँ पर दी हुई है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जो भी ट्रीटमेंट आपने लिया, कोई भी ट्रीटमेंट कराया, चाहे डे केयर में कराया, चाहे इन पेशेंट केयर में कराया, तो आप कौन कौन से खर्चे आपको इसमें मिलने वाले हैं, चाहे वो प्री में हो, चाहे वो पोस्ट में हो। दोस्तों, अब इसमें चीज़ें क्या क्या कवर रहेंगी। एक तो आपके मेडिकल टेस्ट, जो भी मेडिकल टेस्ट आप कराएंगे, चाहे पहले कराएं चाहे बाद में कराएं, अगर अप्रूवल कंपनी ने दे दिया, आपका कैशलेस या रिइंबर्समेंट पास कर दिया, तो पहले के खर्चे, चाहे वो मेडिकल टेस्ट के हो, डॉक्टर फीस हो, मेडिसिन हो, कोई ब्लड टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो, अल्ट्रासाउंड, MRI, सोनोग्राफी, कोई भी आपका जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं 30 दिन पहले के, वो ऐसे ही जो डिस्चार्ज होने के बाद जो लिमिट होगी 60 दिन की, 90 दिन की या 180 दिन की, उसमें भी सारे यही खर्चे कंपनी कवर करेगी। इनका खर्चा कंपनी आपको वहाँ पर पे करेगी। तो इनके आपको ओरिजिनल बिल्स आपको रखने हैं। जो भी आप कोई भी चीज़ कराते हैं, कोई भी कंसल्टेशन फीस आपके डॉक्टर की होती है, तो उनका आपको बिल रखना है, उनका आपको एक डिटेल ओरिजिनल रखनी है, और उसको आपको कंपनी में जमा करना होता है। उसके बाद वो कंपनी वो पैसा, जो जितना आपका पैसा होता है प्री एंड पोस्ट का, वो पैसा आपको रिइंबर्स कर देती है।
इसके अलावा बात करते हैं आपको ज़रूरी चीज़ों के बारे में कि जब भी आप रीइंबर्समेंट कराते हैं तो कैसे उसमें चीज़ें आपको मैनेज करनी है। सबसे पहले आपको जानना है कि ये जो पैसा कंपनी आपको देगी ये सिर्फ रीइंबर्समेंट बेसिस देगी ओनली, कैशलेस आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपका क्लेम कैशलेस हो या फिर रीइंबर्समेंट बेसिस हो, दोनों ही कंडीशन में आपको यहाँ पर रीइंबर्समेंट ही मिलेगा। कवर्ड डिजीज़, इंजरी या फिर इलनेस। दोस्तों कोई भी डिजीज़ आपको होती है, कोई भी इंजरी आपको हो गई है, कोई भी इलनेस आपको हो गई, उसका जो भी ट्रीटमेंट आपने कराया है उसका 30 दिन के खर्चे, उसके पहले के 30 दिन के, या फिर जो भी लिमिट में आ रहा है, चाहे लिमिट 60 दिन के, 90 दिन के, उसके बाद के जो डिस्चार्ज होने के बाद के जो खर्चे होंगे उनको कंपनी यहाँ पर आपको रीइंबर्समेंट करके देगी। रिड्यूस द सम एश्योर्ड। दोस्तों ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो भी सम एश्योर्ड आपका पॉलिसी में चल रहा है, मान लीजिए आप एडमिट हुए और आपने 5 लाख रुपए की पॉलिसी थी और 5 लाख में से आपने 4 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो दोस्तों जो 1 लाख रुपए आपका बचा हुआ है उसी 1 लाख रुपए से कंपनी आपको ये जो पैसा आपका प्री एंड पोस्ट का होता है उसी 1 लाख रुपए से कंपनी आपको देती है। उसके लिए कोई अलग से सम एश्योर्ड वहाँ पर नहीं होता। अब मान लीजिए अगर आपका प्री एंड पोस्ट का खर्चा 2 लाख रुपए आता है और ऑलरेडी आप 4 लाख रुपए वहाँ से यूज कर चुके हैं, वैसे कभी इतना खर्चा आता नहीं है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो मैक्सिमम आपको 1 लाख रुपए वहाँ पर मिलेगा, क्योंकि आपकी जो लिमिट थी वो 5 लाख रुपए थी, 4 लाख आपने हॉस्पिटल में ले लिया, 1 लाख रुपए आपको यहाँ से मिल गया, क्योंकि 2 लाख का जो बिल था आपका, 1 लाख रुपए आपको यहाँ से मिल गया, तो लिमिट आपकी वहाँ पर खत्म हो गई। तो जो आपका सम एश्योर्ड है वही आपकी मैक्सिमम लिमिट है, उससे आगे कंपनी आपको वहाँ पर कुछ भी देने वाली नहीं है। तो जो आपने हॉस्पिटल में कर लिया प्लस जो आपने यहाँ पर ले लिया, वो दोनों पैसे आपके, जो भी आपने प्री एंड पोस्ट में लिए, वो दोनों पैसे आपके मेन सम एश्योर्ड में से कटेंगे। और ये आपको ध्यान रखना है कि कुछ कंपनियों में आपको जो ऑटो रिफिल फैसिलिटी होती है वहाँ से आपको इसका रीइंबर्समेंट नहीं मिलता। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी कंपनी में हो, किसी कंपनी में मिलता है, किसी कंपनी में नहीं मिलता। तो कुछ भी आपको लेने से पहले, कोई भी पॉलिसी लेने से पहले ये आपको कंफर्म करना है कि जो रिफिल बेनिफिट है उसमें से प्री एंड पोस्ट का खर्चा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाउ टू क्लेम। अब इसको क्लेम कैसे करना है दोस्तों, सिंपल प्रोसेस है। जैसे आप रीइंबर्समेंट के लिए फॉर्म भरते हैं वैसे आपको फॉर्म फिल करना होता है। एक फॉर्म आता है, 2 तरीके के फॉर्म होते हैं रीइंबर्समेंट के, एक हॉस्पिटल का होता है, एक आपका रीइंबर्समेंट का जिसको जो इंश्योर्ड को भरना होता है। तो जो हॉस्पिटल वाला है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, वो सिर्फ मेन बिल के लिए होती है। आपको प्री एंड पोस्ट के लिए सिर्फ एक फॉर्म भरना होता है जिसमें कि जो कि पेशेंट की तरफ से भरा जाता है। उस फॉर्म को फिल करके उसमें डॉक्यूमेंट लगा के, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं, ऐसे आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट हो गए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, ये लगाना है आपको। उसके साथ आपको एक कैंसिल चेक लगाना है, क्योंकि जिस अकाउंट में पैसा आएगा उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। उसके अलावा आपके ओरिजिनल बिल, जितने भी आपके बिल्स हैं वो सारे ओरिजिनल आपको लगाने पड़ेंगे। जितने भी आपने टेस्ट कराए हैं, जो भी आपने मेडिसिन ली है या फिर डॉक्टर से आपने कंसल्ट किया है, तो ये सारे ओरिजिनल बिल्स आपको लेने पड़ेंगे। और इस फॉर्म के साथ जो क्लेम फॉर्म होगा उसको फिल करने के बाद, उस पर सिग्नेचर करने के बाद आपको सारे रिपोर्ट्स, सारे टेस्ट, सारे बिल्स आपको उसके साथ ओरिजिनल लगाने हैं। और ओरिजिनल लगाने के बाद ये रीइंबर्समेंट के लिए जाएगा और कंपनी आपको 10, 15, 20 दिन में जो भी उनका टेट होता है उतने दिन में पैसा आपको रीइंबर्समेंट कर देगी, आपके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर कर देगी। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि चाहे आप मेन बिल के लिए रीइंबर्समेंट करा रहे हैं या आप जो प्री एंड पोस्ट है इसके लिए रीइंबर्समेंट करा रहे हैं, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट हॉस्पिटल में जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट कंपनी में आप सबमिट करते हैं, कंपनी नियर बाई ब्रांच में जमा करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आदित्य बिरला का कोई प्री एंड पोस्ट है या आदित्य बिरला का कोई मेन बिल है, तो दिल्ली में मान लीजिए दिल्ली में आप रहते हैं तो दिल्ली में आपको ब्रांच में वो जमा करना होता है। तो जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं ब्रांच के अंदर, तो आपको उस समय पर उसके या तो फोटोकॉपी करा के रखनी है पूरे सारे डॉक्यूमेंट्स की। कहीं गलती से अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट खोज गुम हो जाते हैं तो आप उनको स्कैन करके भेज सकते हैं और दोबारा से आपको रीइंबर्समेंट का प्रोसेस हो सकता है। वैसा कम ही केसेस में होता है कि डॉक्यूमेंट आपके खोते हैं, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी आपको सिक्योरिटी के लिए हमेशा डॉक्यूमेंट, जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो, या तो अपने फ़ोन में उसकी फ़ोटो खींच के रखो या फिर जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो उनको फोटोकॉपी करा के रखो पहले से, ताकि भविष्य में कोई प्रॉब्लम आए तो वो ध्यान रहे आपको और आपको ये पता रहे कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो ब्रांच में सबमिट किए हैं, रीइंबर्समेंट के लिए सबमिट किए हैं। कल को कोई रिक्वायरमेंट आती है तो आप कह सकते हो कि डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मैंने सबमिट किया हुआ है, या फिर कोई रिक्वायरमेंट आती है और आपने फोटो नहीं लिया, आपने कोई फोटोकॉपी नहीं कराई, तो आपको लगेगा कि मैंने ये डॉक्यूमेंट दे दिया लेकिन वहाँ पर आपने नहीं दिया होता। तो दोनों को फायदा है, कंपनी को भी और आपको भी। आपको भी नज़र में रहेगा कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट दिए हैं और कंपनी को भी रहेगा कि ये डॉक्यूमेंट मेरे पास आ चुके हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो हमें जरूर बताएं। कोई सवाल आपका है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई राय देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है, आपके किसी काम की है, तो फिर इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, आपके सर्कल में इसको शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।